हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को तो पता है कि अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, क्योंकि समय नहीं है कुछ और पढ़ने का। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देंगे। तो इस तरह से हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं अब तक। ये चौथा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और हर एक प्रैक्टिस सेट में 125 प्रश्न हैं, और ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि संपूर्ण पाठ्यक्रम से आधारित है। जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि व्याकरण के भी 20 प्रश्न आएंगे और साहित्य के भी 60 प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से इस प्रैक्टिस में साहित्य और व्याकरण दोनों के प्रश्न रखे गए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नंददास का कौन सा ग्रंथ रोला छंद में लिखा गया है? उत्तर हो जाएगा रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी जो उनका है ग्रंथ, ये जो रोला छंद में लिखा गया है। और ये जो चारों रचनाएं दिख रही हैं आप लोगों को, ये चारों रचनाएं नंददास की हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई पंक्ति है, किसकी पंक्ति है? उत्तर हो जाएगा मीराबाई। ये मीराबाई ये जो पंक्ति है लिख करके देती हैं तुलसीदास को। उस समय में बहुत ही महान कहिए ये गिने जाते थे अपने समय के बाबा तुलसी। तो जब इनको प्रताड़ित किया जाता था इनके घर में, इनको प्रताड़ित करने का मतलब ये है कि पूजा वूजा नहीं करने दिया जाता, मंदिरों में जाने से रोका जाता था, क्योंकि ये नई थी, अपने घर की बहू थी। तो फिर इन्होंने क्या किया कि तुलसी बाबा को एक पत्र लिखती हैं, उसी में ये पंक्ति लिखती हैं। तो तुलसी बाबा उसके ये जो पंक्ति है इसके पंक्ति का जवाब देते हैं और मीराबाई के यहाँ पहुँचाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? आप लोगों को पता है कि शुक्ल जी ने किसी और से मानी है, रसायन से मानी है। ऐसे हर एक जितने भी साहित्यकार हैं अलग अलग शब्दों से रासो शब्द की उत्पत्ति माने हैं। तो यहाँ पूछ रहा है गारसा दत्तासी ने किस से मानी है? उत्तर आपका हो जाएगा राजसूय से, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? राजा मुंज को माना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। प्रश्न नंबर 5। हिंदी नए चाल में ढली 1873 किसका कथन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है, हिंदी नए चाल में ढली। एक प्रश्न और यहाँ से बन रहा है कि हिंदी नए चाल में ढली, यह जो कथन है भारतेंदु जी ने अपनी किस पुस्तक में कहा था? याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है काल चक्र 1874। कालचक्र 1874 पुस्तक है इनका, कालचक्र। उसमें इन्होंने कोट किया था कि हिंदी नई चाल में ढली, ठीक है। रामविलास शर्मा का नाम यहाँ देख रहे हैं। रामविलास शर्मा ने इस चीज़ का विरोध किया है कि हिंदी नई चाल में नहीं ढली 1873 में, क्योंकि पहले ये आ चुका था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है छायावाद को, कामायनी को छायावाद का उपनिषद। अब कामायनी की बात करें तो हम तो सोचे थे कि इसको डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कामायनी के संदर्भ में एक और कथन है कि मानवता का रसात्मक इतिहास। कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? उत्तर आपका हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी। और छायावाद का उपनिषद आप लोग यहाँ देख रहे हैं, छायावाद का उपनिषद कहा है शांतिप्रिय द्विवेदी ने। और कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। और एक है कि आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य। कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य किसने कहा है? तो नामवर सिंह ने। और कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने कहा है? निराला ने। तो ये जो 4-5 कथन है कामायनी के संदर्भ में, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7। पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी है? युगवाणी प्रगतिवादी है। उच्छ्वास ग्रंथि बीड़ा पल्लव गुंजन, यहाँ पर उच्छ्वास ऐड कर दे रहे हैं, उच्छ्वास ग्रंथि बीड़ा पल्लव गुंजन, पल्लव भी है इसमें आएगा। ये जो 5 रचनाएं हैं ये छायावादी रचनाएं हैं, इसको याद रखिएगा। उच्छ्वास ग्रंथि है, वीड़ा, पल्लव और गुंजन ये छायावादी रचनाएं। और युगवाणी, युगांत, ये जो है 3 रचनाएं ये प्रगतिवादी रचनाएं मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 8। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा है? तो उत्तर आपका हो जाएगा पहला अभिनीत नाटक जानकी मंगल। और एक प्रश्न और बनता है कि जानकी मंगल में
भारतेंदु जी ने कौन सा रोल किया था? तो लक्ष्मण का रोल किया था। भारतेंदु जी ने जानकी मंगल में लक्ष्मण का रोल किया था, ये याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 है, हरिऔध कृत प्रिय प्रवास पर कौन सा पुरस्कार मिला है? प्रिय प्रवास पर कौन सा पुरस्कार मिला है? उत्तर हो जाएगा मंगला प्रसाद पारितोषिक। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है प्रिय प्रवास, जिसे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, स्ट्राइक एकांकी के रचनाकार हैं। स्ट्राइक देखिए कि कैसा नाम है, स्ट्राइक एकांकी के रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर। तांबे का कीड़ा इनका रचना है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 है कि गेहूं और गुलाब में गेहूं प्रतीक है, किसका प्रतीक है गेहूं? भूख का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 12, भोलाराम का जीव निबंध के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 है, फिर बैतलवा डाल पर किसका निबंध है? पूछ रहा है कि फिर बैतलवा डाल पर किसका निबंध है? उत्तर आपका हो जाएगा विवेकी राय। ठीक है, विवेकी राय का निबंध है फिर बैतलवा डाल पर। 14 नंबर प्रश्न है कि पी पर पात सरिस मंडोला में मन क्या है? आप लोगों को पता है कि उपमा अलंकार में 4 वाचक शब्द हो, 4 उपमा अलंकार के 4 जो है अंग होते हैं, 4 अंग। उपमा उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये चारों आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि मन क्या है? तो मन क्या है इसमें? उपमेय हो जाएगा। मन उपमेय है। अगर बात करें पीपर पात की, पीपर पात भी पूछ सकता है। पीपर पात क्या होगा? यह उपमान है। पीपर पात उपमान है और मन आपका हो गया उपमेय। बात करें सरिस की, तो सरिस समसा रहेगा, वो वाचक शब्द हो जाएगा, वाचक शब्द। और डोला क्या है? डोला धर्म है, यानी साधारण धर्म। ठीक है, तो ये चारों अंग जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं और इसका मैंने डिफाइन कर दिया, ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान में मग्न कौन सा समास है? उत्तर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, ध्यान में मग्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं निर्मला भुराड़िया। ठीक है, निर्मला भुराड़िया। प्रश्न नंबर 17, थोड़ा स्पीड करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? शिवा का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर शिवाजी। एक किसकी पंक्ति है ये भी पूछ सकता है। तो ये कवि भूषण की पंक्ति है, जो रीतिकाल के कवि कहे जाते हैं और इनकी कविताओं में वीर रस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, एक बार छत्रसाल और शिवाजी दोनों लोगों के दरबार में रहते थे, तो इनकी पालकी को कंधा लगाए थे। तो उसी बात पर ये कहते हैं कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, घूरे का लत्ता बिने कनातन का डोल बांधे। घूरे का लत्ता बिने कनातन का डोल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक का है? तो यह है प्रताप नारायण मिश्र का, जिन्होंने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का भी नारा दिया था। ये जो चारों आप लोगों को लेखक दिख रहे हैं, ये चारों लेखक भारतेंदु युग के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 19, संकलन त्रय में कौन नहीं आएगा? संकलन त्रय में कौन नहीं आएगा? कथानक नहीं आएगा, स्थान काल वस्तु, ये तीनों आएंगे संकलन त्रय में, और इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 20 है कि दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? दुर्जन का संधि विच्छेद होगा, विसर्ग संधि है इसमें, दुधन जन। प्रश्न नंबर 21, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 36 कैसे लिखा जाएगा? तो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा आपका 36 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन प्रेस की स्थापना हुई थी 1884 में। प्रश्न नंबर 23 है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, किसने कहा है? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते,
यह कहा है दंडी ने, आचार्य दंडी ने। काव्यादर्श जिनकी रचना, ये भी याद रखिए, काव्यादर्श पूछा जाता है, काव्यादर्श आचार्य दंडी का ग्रंथ है। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 है कि पंजाबी की लिपि क्या है? तो पंजाबी की लिपि गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ये तो शायद सबको पता है। प्रश्न नंबर 25 है, निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध, यदि गद्य कविता की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ठीक है, ठीक है, ये कोटेशन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 26, एक रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? इसमें 19 सर्ग हैं रघुवंश महाकाव्य में। प्रश्न नंबर 27 है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, यह कथन किसका है? तो देव का है, यह कई बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 28 है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? आचार्य वामन। और रस संप्रदाय के भरत मुनि। कुंतक हैं जो वक्रोक्ति के हैं और क्षेमेंद्र औचित्य के हैं। प्रश्न नंबर 29 है, भट्टलोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो प्रतिपादित मत कौन सा है भट्टलोलट का पूछ रहा है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा उत्पत्ति। उत्पत्ति, अनुमति, भोग, अभिव्यक्ति। मैंने आप लोगों को ट्रिक के साथ पढ़ाया था, वह क्लास आप लोग जाकर देख सकते हैं। काव्य शास्त्र वाली जो क्लास है, घटना चक्र से मैं पढ़ाई हूँ काव्य शास्त्र, उसमें मैंने ट्रिक से बताया था कि कैसे आप लोग क्रम से याद कर सकते हैं। ठीक है। पर अगला प्रश्न है 30 नंबर, अक्षरद्वीकोपदेश लिखा है, किसने लिखा है अक्षरद्वीकोपदेश? डोम्बिपा ने। प्रश्न नंबर 31, नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में कौन नहीं आएगा? राम श्याम शिव आते हैं, वेणी प्रसाद नहीं आते हैं। प्रश्न नंबर 32 से व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? उत्तर आपका हो जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और ये भी मैंने क्लास लिया है कि व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, राहुल वैली में क्या क्या आता है, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है, ये सब मैं बताई हूँ हिंदी गद्य का विकास वाले क्लास में। ठीक है, बहुत छोटा सा क्लास है, उसको आप लोग देख सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट वो क्लास है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, विद्यापति की कुल कितनी रचनाएं हैं? कितनी रचनाएं विद्यापति की मानी जाती हैं? 16 रचनाएं। प्रश्न नंबर 34 है, शिकारनामा लिखा है, किसने लिखा है शिकारनामा? गेसुदराज ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, शिव कुमार शर्मा ने संत मत का प्रवर्तक किसे माना है? तो शिव कुमार शर्मा ने माना है संत नामदेव को। 36 नंबर प्रश्न है, गंगा शक्ति तरंगिणी किसने लिखा है? गंगा शक्ति तरंगिणी लिखा है गणपति ठाकुर ने। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द है, कौन सा शब्द है योग रूढ़? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पंकज। प्रश्न नंबर 38, जीतने की इच्छा क्या कहलाता है? जिगीसा। प्रश्न नंबर 39, महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा? महात्मा का हो जाएगा दुरात्मा। प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न है, ससुरी नींद गेल बहुरी जागउन पंक्ति किसकी है? ससुरी नींद गेल कुकुरीपा का है। और ये सिद्ध साहित्य के जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं आपको जितने भी कवि हैं सब सिद्ध साहित्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, अपभ्रंश में पांडव पुराण लिखा है, किसने लिखा है पांडव पुराण? वीरभद्र ने लिखा है। ठीक है, पांडव पुराण किसने लिखा है? सॉरी, यश कीर्ति ने लिखा है, यश कीर्ति ने लिखा है पांडव पुराण। ठीक है, यश कीर्ति ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, प्राकृत पैंगलम के टीकाकार, प्राकृत पैंगलम के टीकाकार कौन है? वंशीधर। अगर पूछे कि प्राकृत पैंगलम की रचना किसने की तो लक्ष्मीधर, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 43 है कि सुखसुखी संवाद के रूप में रचित ग्रंथ कौन सा है? और ये भी बताना है आपको साथ साथ में कि किसने कहा है सुखसुखी संवाद। उत्तर आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो को सुखसुखी संवाद कहा जाता है। और कहा किसने है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है सुखसुखी संवाद। और एक प्रश्न यहाँ पर मिलता है, कीर्तिलता को उन्होंने क्या कहा है? भृंग भृंगी संवाद, भृंग भृंगी संवाद कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो दोनों में थोड़ा कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं, इसको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 44 है कि दोहों का उपहार कहा जाता है, किसे कहा जाता है? पाहुड़ दोहा को,
पाहुड़ दोहा किसकी रचना है, साथ साथ ये भी जानते चलिए मुनि राम सिंह का है, मुनि राम सिंह का है पाहुड़ दोहा। श्रावकाचार देवसिंह कृत श्रावकाचार, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, इधर दिख नहीं रहा है थोड़ा, हाँ, निम्न में से एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है तो किसका है, कोयल का। प्रश्न नंबर 46, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, ई प्रत्यय बताना है कि किस शब्द में नहीं है, चमेली में नहीं है, बाकी सब में है। तेल से तेली, अलबेला से अलबेली, माला हो जाएगा, माला से हो जाएगा माली। प्रश्न नंबर 47 है कारक के भेद कितने होते हैं, तो कारक के भेद 8 होते हैं, ठीक है। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं। प्रश्न नंबर 48, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, उत्तर आपका हो जाएगा यह कथन किसने कहा है, सुमित्रानंदन पंत ने कहा है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। प्रश्न नंबर 49 है कि बंग महिला का असली नाम क्या था, राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला का असली नाम था राजेंद्र बाला घोष। प्रश्न नंबर 50, फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र हैं, फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेला बहू। बेला बहू फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र है। 51 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ मेरा लखनऊ किस लेखक की कृति है, तो यह है मनोहर श्याम जोशी का। एक और रचना है क्या आप, वो भी याद रखिएगा, इस पर इनको पुरस्कार मिला है। प्रश्न नंबर 52, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, देवकी नंदन खत्री। और ये वही चंद्रकांता उपन्यास है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इनके बारे में, कि जिस समय इन्होंने चंद्रकांता उपन्यास लिखा था उस समय बहुत से लोग उर्दू भाषी थे, क्योंकि पहले उर्दू भाषा में सब ग्रंथ भी रचे जाते थे, पुस्तकें लिखी जाती थी, पत्रिकाएँ निकलती थी, उतना हिंदी का और खड़ी बोली का बोलबाला नहीं था। लेकिन जब इन्होंने लिखा देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता उपन्यास, तो बहुत सारे उर्दू भाषी लोगों ने इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि जो हिंदी भाषी थे वो पढ़ लेते थे, अब उसकी स्टोरी जब बताते तो उन लोगों का मन होता था कि मैं भी इसको पढूं, तो बहुत सारे लोगों ने हिंदी पढ़ने का काम किया और हिंदी सीखी, उर्दू भाषी लोगों ने कितना बड़ा काम किया। उसके बाद से ये चंद्रकांता बहुत ही फेमस हो गई। प्रश्न नंबर 53 है कि कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है, पूछ रहा है, तो जयद्रथ बदभी है, भारत भारती है, पंचवटी है, उत्तर आपका हो जाएगा ये सभी है। अगला प्रश्न है 54 नंबर, भस्मांकुर खंड काव्य के रचयिता कौन है, तो भस्मांकुर के रचनाकार हैं नागार्जुन। प्रश्न नंबर 54 हो गया। 55 देखते हैं, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है, प्रताप शाही। और यह पूछे कि किस प्रकार का ग्रंथ है, तो रस निरूपक ग्रंथ है, ठीक है, रस निरूपक ग्रंथ है। और यह प्रश्न मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, पृथ्वी सिंह किस कवि का वास्तविक नाम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रसनिधि का नाम है पृथ्वी सिंह। प्रश्न नंबर 57, भिज्ञ का विलोम क्या है, भिज्ञ का विलोम है अभिज्ञ। प्रश्न नंबर 58 है अभिज्ञ का विलोम क्या है, अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ। देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रश्न नंबर 59 है जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है, तो जहांगीर जस चंद्रिका है केशव दास की। इनकी रचनाओं को क्रम से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, मैंने कई बार बताया, जहाँ इनका नाम आ जाता है वहाँ मैं बताई हूँ कि रसिक राम कवि रतनवीर, गीता जसक नखसिक छंदमाल, रसिक प्रिया रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, रसिक राम कवि रतन वीर सिंह देवचरित, उसके बाद से है गीता यानी विज्ञान गीता, नखसिक छंदमाल, ठीक है। अगला प्रश्न है 60 नंबर की भूषण की रचना नहीं है, भूषण की रचना शिवबावनी है, शिवराज भूषण है, छत्रसाल दशक है, भाषा भूषण नहीं है, किसका है भाषा भूषण, जसवंत का है, जसवंत का है, ठीक है। प्रश्न नंबर 61, मछली घर किस विधा की रचना है, मछली घर, उत्तर हो जाएगा आपका काव्य है, कविता है मछली घर, किसका है और इम्पोर्टेंट है, आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 62 की लाल हवेली किस साहित्यकार की कहानी है, लाल हवेली है शिवानी की। प्रश्न नंबर 63 है शेष यात्रा उपन्यास की लेखिका है, कौन है उपन्यास की लेखिका, शेष यात्रा उपन्यास की लेखिका है उषा प्रियंवदा। प्रश्न नंबर 64 है कूटज निबंध रचित है, किसके द्वारा रचित है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा है, आलोक पर्व है, कूटज है, ठीक है। अगला प्रश्न है
65 नंबर प्रश्न कि दिनकर की रचना है, कौन रचना है दिनकर की? प्रवासी गीत, अग्निशस्त्र, बिगुल। उत्तर आपका हो जाएगा चेतना की शिखा, दिनकर की रचना है। प्रश्न नंबर 66 है गीतिका किसके द्वारा रचित है? तो निराला के द्वारा रचित है। प्रश्न नंबर 67 है नैसर्गिक का विलोम होगा, क्या होगा? नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होगा। प्रश्न नंबर 68 है हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक कौन थे? हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक थे राजा रामपाल सिंह। प्रश्न नंबर 69 है पठंतु धातु रूप का लकार क्या होगा? लोट लकार। प्रश्न नंबर 70 है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, गुलेरी, मिश्र बंधु। उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। काव्य में अभिव्यंजनावाद निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और काव्य में अभिव्यंजनावाद चिंतामणि में संकलित है, चिंतामणि में संकलित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 72 निम्न में से कौन सी रचना हेमचंद्र की नहीं है पूछ रहा है। उत्तर आपका हो जाएगा प्रबंध चिंतामणि हेमचंद्र की नहीं है। शब्दानुशासन ने देसी नाममाला कोश से कुमारपाल चरित है। 73 नंबर प्रश्न है कि निम्न में तद्भव है, कौन है तद्भव? इसमें आपको बताना है तो कंचन तद्भव है। प्रश्न नंबर 74 अरुण गात अतिप्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है केशवदास की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 75 कबाड़ी का तराजू के रचयिता कौन है? कबाड़ी का तराजू के रचयिता है निर्मला गर्ग। प्रश्न नंबर 76 है तत्सम शब्द का चयन करिए, कौन है इसमें तत्सम शब्द? कमल है। प्रश्न नंबर 77 है भिखारीदास की रचना नहीं है, काव्य निर्णय है भिखारीदास की रचना। भावविलास देव की है, काव्य विवेक और नवरस किसका है? कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है 78 नंबर यह प्रेम को पंथ कराल का महातरवार के धार पे धावन है, बोधा है इसके रचनाकार। और ये कई बार पूछा जाता है, इसको स्टार लगा लीजिए, याद कर लीजिएगा। आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? तो ये तो इजी सा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। एक प्रश्न और यहाँ पे होता है कि केशवदास की रचना जो रामचंद्रिका है, इसको छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो छंदों का अजायब घर पूछे तो रामस्वरूप चतुर्वेदी को बताइएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 80 देवनागरी लिपि है, कैसा है? तो देवनागरी लिपि अक्षरात्मक होती है। प्रश्न नंबर 81 गंगावतरण काव्य के रचयिता कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न नंबर 82 है गिला कहानी के लेखक का नाम क्या है? गिला कहानी किसने लिखा है? प्रेमचंद ने लिखा है। प्रश्न नंबर 83 है कि जॉर्ज ग्रेसन का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ था? 1888 में। एक प्रश्न और यहाँ पर बनता है कि जॉर्ज ग्रेसन का इतिहास ग्रंथ किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में है। ठीक है। प्रश्न नंबर 83 हो गया। 84 देखते हैं देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्रश्न नंबर 85 दोहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? दोहा कहने से बोध होता है अपभ्रंश भाषा का। ठीक है। प्रश्न नंबर 86 है शायद आज वर्षा हो किस प्रकार का वाक्य है? शायद संदेहात्मक है, शायद आज वर्षा हो संदेह बोधक वाक्य है। प्रश्न नंबर 87 है चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, कौन सा अलंकार है इसमें? तो यह बहुत ही इजी है, अनुप्रास अलंकार है। लेकिन अनुप्रास में कौन सा अनुप्रास है? वृत्यानुप्रास है। ठीक है। 88 नंबर प्रश्न है कि नदियां जिनकी यशधा राशि बहती हैं अब भी निशिवासर में, कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार पूछ रहा है नदियां जिनकी यशधा राशि बहती हैं, सी, यहाँ आपको दिख गया सी, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, उपमा अलंकार। प्रश्न नंबर 89 वर्ष 2005 का ज्ञानपीठ किसे मिला है? वर्ष 2005 का ज्ञानपीठ किसे मिला है? ये तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हुआ क्योंकि हम ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी सब आप लोगों को अपने नोट से पढ़ा है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं, 2-3 बार देखिए क्योंकि वहाँ से प्रश्न बन सकता है। यहाँ पूछ रहा है ज्ञानपीठ मिला 2005 में कुंवर नारायण को, वो भी संपूर्ण साहित्य पर। ठीक है, संपूर्ण साहित्य पर।
प्रश्न नंबर 90, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम हिंदी कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। किस रचना पर मिला है? तो इनको मिला है पंत को चिदम्बरा पर। ठीक है, पंत को चिदम्बरा काव्य पर मिला है। प्रश्न नंबर 91 है, मैथिली षड़गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो जयद्रथ वध खंड काव्य है। ठीक है, जयद्रथ वध खंड काव्य है। प्रश्न नंबर 92, काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? काला जल उपन्यास के लेखक हैं शानी, और ये कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 93, एक पति का नोट्स कहानी के लेखक कौन है? महेंद्र भल्ला। एक पति का नोट्स, एक पत्नी का नोट्स, एक पत्नी के नोट्स किसका है? ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, एक पत्नी के नोट्स। प्रश्न नंबर 94 है, यहाँ दिख ही गया, एक पत्नी का नोट्स किसका है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ममता कालिया। यहाँ दे दिया है, एक पति का नोट्स महेंद्र भल्ला और एक पत्नी का नोट्स ममता कालिया। प्रश्न नंबर 95 है, सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? तो सुजान विनोद के रचनाकार हैं देव। सुजान सागर के रचनाकार कौन है? घनानंद। प्रश्न नंबर 96, नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? तो नाथ पंथ के प्रणेता हैं गोरखनाथ। प्रश्न नंबर 97, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? रूपकों की वर्षा होने लगती है, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? उत्तर आपका हो जाएगा तुलसीदास को। प्रश्न नंबर 98, प्रश्न नंबर 98 है, उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? उज्ज्वल नीलमणि है रूप गोस्वामी का। प्रश्न नंबर 99, प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक होंगे आपके डॉक्टर धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 100, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? कई बार बता चुकी हूँ, 12। नाथों की संख्या 9, अलवारों की 12। प्रश्न नंबर 101 है कि साहित्यालोचन कृति के रचनाकार कौन है? तो साहित्यालोचन कृति के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 102, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य कौन सा है? तो करुड़ालय को माना जाता है 1913 प्रथम गीति नाट्य, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य। प्रश्न नंबर 103 है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? और ये इंपॉर्टेंट है, यह नेपथ्य कहलाता है। प्रश्न नंबर 104, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठोष्ठ। प्रश्न नंबर 105, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन एषण। प्रश्न नंबर 106, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? नवोढ़ा का होगा नवधन ऊढ़ा, बड़ा ऊ रहेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 107 है, उत्तर कबीर के रचयिता कौन है? उत्तर कबीर के रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह। प्रश्न नंबर 108 है, कैदी और कोकिला कविता के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 109 है, विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्याधन आलय। उत्तर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। प्रश्न नंबर 110 है कि पहला खत की विधा क्या है? पहला खत कौन सी विधा है? तो पहला खत है उपन्यास। प्रश्न नंबर 111, बोलती प्रतिमा किसने लिखा है? श्रीराम शर्मा ने। प्रश्न नंबर 112 है, स्मृति लेख किस विधा की रचना है? तो स्मृति लेख है संस्मरण है स्मृति लेख। ठीक है। प्रश्न नंबर 113, बाहुबली के रचनाकार कौन है? तो बाहुबली के रचनाकार हैं कुंथा जैन। प्रश्न नंबर 114, वे देवता नहीं किसने लिखा है? वे देवता नहीं लिखा है राजेंद्र यादव ने। प्रश्न नंबर 115 है, प्रवास की डायरी किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन ने। प्रश्न नंबर 116 है, एक बूंद सहसा उछली किसका यात्रा वृत्तांत है? अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, एक बूंद सहसा उछली। प्रश्न नंबर 117, जूता कैसा शब्द है? जूता देशज शब्द है। प्रश्न नंबर 118 है कि अभिराम का अर्थ क्या होगा? अभिराम का अर्थ होगा सुंदर। प्रश्न नंबर 119 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सन 1800 ईस्वी में हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। प्रश्न नंबर 120 है, राम बहुत तेज दौड़ता है में बहुत क्या है? बहुत तेज दौड़ता है। तो उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर बहुत तेज दौड़ता है यानी प्रविशेषण। राम बहुत तेज दौड़ता है, तेज हो जाएगा विशेषण और बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है। अगला प्रश्न है, मालिनी कितने वर्णों का छंद है? मालिनी छंद
कितने वर्णों का छंद है? तो मालिनी में 15 वर्ण होते हैं। 122 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध शब्द कौन सा है? कवयित्री, ज्योत्सना, आधा स रहेगा यहाँ पर, उज्ज्वल में आधा ज रहेगा, स्वागतम त में मात्रा नहीं रहेगा। अब कवयित्री 4 नंबर सही है आपका। मोबाइल किसकी रचना है? तो मोबाइल क्षमा शर्मा का है। प्रश्न नंबर 124, रीति सिद्ध कवि कौन है? बिहारी, जिनकी रचना है बिहारी सतसई। 125 नंबर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, श्री गणेश का विलोम क्या होगा? तो श्री गणेश यानी शुरू कर रहे हैं और इति श्री यानी समाप्त कर रहे हैं। इस तरह से हम लोगों ने 125 प्रश्नों को देख लिया। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। कम से कम हम लोग 18-20 प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप लोग खुद ही जोड़ लीजिए, 120-125 प्रश्नों एक प्रैक्टिस में रहेंगे, तो 18-20 हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। लगभग कितना हो जाएगा? 250, 2500 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। 2500 में से ज़रूर कोई ना कोई प्रश्न फंसेगा ही, इधर उधर से क्वेश्चन बनेगा ही, और इससे बाहर हमको नहीं लगता कि इससे ज़्यादा हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। वैसे तो सेम टू सेम प्रश्न मिलेंगे नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में एक दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।